तो नई संसद, नया अग्निपथ। ये देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र के पहले दिन संसद पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य हमने आपको दिखाया संसद भवन परिसर से, जहां पर पीएम मोदी ने ये उम्मीद जताई कि विपक्ष पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेगा। और साथ ही साथ उन्होंने एक तरह की नसीहत भी दी कि जनता सब्सटेंस चाहती है ऑपोजिशन से, लेकिन ऑपोजिशन के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। गांधी प्रतिमा के सामने संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन चल रहा है और हाथों में संविधान की कॉपी लेकर विपक्ष के तमाम सांसद कर रहे हैं प्रदर्शन। ये संसद भवन के बाहर से हमारे पास खबरें आ रही हैं। संसद भवन के अंदर की तस्वीरें आपके सामने हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि विपक्ष का जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें सोनिया गांधी भी शामिल हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से आज यह बताया गया था कि इंडिया गठबंधन के तमाम दलों से ताल्लुक रखने वाले सांसद आज एक तरह का प्रोटेस्ट करेंगे और एक साथ संसद पहुंचेंगे। अब जानकारी मिल रही है कि विपक्षी सांसद हाथ में संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद भवन के अंदर से ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी को आप पहली पंक्ति में देख रहे हैं। तो इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माना जा रहा है कि नई संसद में घमासान तय है, क्योंकि सोनिया गांधी का इससे पहले बयान सामने आया है कि संविधान बोलेगा। तो कुल मिलाकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी गूंज इस बार संसद में सुनाई देगी। इस बीच ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी सदन के भीतर मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं। तमाम वो सांसद जो इस बार चुने गए हैं इस वक्त सदन में आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया की भी तस्वीरें सामने आ रही है, जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहा है। प्रोटेम स्पीकर के मामले पर कुल मिलाकर विपक्ष की क्या राय है वो नजर आ रहा है। तो वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे जहां आपको नजर आएगा गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी गठबंधन इंडिया के तमाम जो नेता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और विपक्ष के प्रदर्शन में जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी भी मौजूद हैं। तो संसद भवन परिसर में एक तरफ विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन जारी है तो दूसरी तरफ सदन के अंदर की तस्वीरें भी समीर हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पत्रकारों से मुखातिब थे तो उन्होंने ये कहा कि हर किसी की सहमति से देश को आगे लेकर चलना है, सबको साथ लेकर हम चलना चाहते हैं। लेकिन ये देखिए तस्वीरें, जिस प्रोटेस्ट का हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, संसद भवन के अंदर विपक्ष का प्रदर्शन शुरू हो चुका है कैंपस के अंदर। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, नेता हैं, वो नजर आ रहे हैं एक साथ आवाज बुलंद करते हुए सरकार के खिलाफ, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर के चयन को लेकर ऑपोजिशन ने एक मुद्दा बनाया है और कहा है कि वरिष्ठतम संसद सदस्य का इस पद पर चुनाव होना चाहिए था। We are meeting today on this first sitting of 18th Lok Sabha, which is a solemn occasion. A new Lok Sabha vested with great and onerous responsibilities for ensuring the welfare of the entire country and our people has been elected under the Constitution. Considering the solemnity of this occasion, and as is customary, we may all stand in silence for a short while before we begin our proceedings. देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। भर्तृहरि मेहताब, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर चुना गया है, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली और अब प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब तमाम सांसदों को शपथ दिलाएंगे। It gives me great pleasure to welcome all the members. I'm sure you will all help the chair in maintaining the high tradition of this house and thereby strengthening the edifice and the roots of our democratic polity. I wish you all success in your endeavor. Now I would request the Secretary General to lay on the table a list, Hindi and English versions, containing the names of the members elected to the 18th Lok Sabha at the general election of 2024, submitted by the Election Commission of India. Sir,
I lay on the table a list, Hindi and English versions, containing the names of members elected to the 18th Lok Sabha at the general elections of 2024, submitted by the Election Commission of India. I have to inform the House that the Honorable President has nominated the following members as members of the panel of chairpersons: Sri Suresh Kodikonal, Sri Talikotai Rajuthevar Balu, Sri Radha Mohan Singh, Sri Fagan Singh Kulaste, Sri Sudeep Bandopadhyay. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received Please have your seat. Please have your seat. Now here is an important announcement to make. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received a letter dated 17th June 2024 from Sri Rahul Gandhi, an elected member from the Wayanad parliamentary constituency of Kerala, resigning his seat in Lok Sabha. The Honorable Speaker has accepted the resignation of Sri Rahul Gandhi with effect from 18th June. The names of members will now be called by the Secretary General for the purpose of making and subscribing an oath or affirmation. The Leader of the House, Honorable Prime Minister, will be called first. Thereafter, members of the panel of chairperson will be called. Then ministers of cabinet rank, ministers of state independent charge, and ministers of state. Thereafter, the names of other members, state, union territory wise, in alphabetical order will be called. The names of members who are not able to take the oath or make the affirmation at the first call will be called again at the end. If the name of any member is not pronounced correctly, it may be kindly be excused. Honorable members, on the name of a member being called by the Secretary General, the member may proceed from the place she or he is occupying to one of the podiums placed on either side of the Speaker's chair. A copy of the form for oath or affirmation in accordance with the third schedule to the Constitution of India, as the case may be, will be kept for the use of the member. The member will face the House while making the oath or affirmation and then wish the chair. Thereafter, the member will proceed to show the original election certificate at the table of the House and sign the roll of members which is placed on the table. Prime Minister Shri Narendra Modi. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी और बतौर सांसद उन्होंने नई संसद में पहली शपथ ली है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब तमाम सांसदों को शपथ दिला रहे हैं और सबसे पहले प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी ने सांसद पद की शपथ ली है। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं और हमारे साथ गौतम लाहिड़ी जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जो लोकसभा का बारी बारी से शपथ ग्रहण चल रहा है। ईश्वर की राधा शपथ मोहन लेता हूं सिंह कि मैं इस वक्त विधि द्वारा शपथ ले स्थापित रहे हैं। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। हर्षवर्धन जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर सांसद शपथ ली है और थोड़ी देर पहले वक्तव्य आप भी सुन रहे थे उनका। हर्षवर्धन जी, उन्होंने कहा कि तीसरी बार जीत कर आए हैं, 3 गुना मेहनत करेंगे और 3 गुना ज्यादा डिलीवर करेंगे। मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई उनकी तरफ से। देखिए, वैसे भी तीसरा कार्यकाल उनका बड़ी उपलब्धियों का है, लेकिन ऐसी चुनौतियां भी उनके पिछले 2 कार्यकाल में नहीं थी। पहली बात तो जो मैजिक नंबर जिसको कहते हैं, जो मेजॉरिटी मार्क है 272 प्लस का, तो वो अकेले नहीं, प्री पोल अलायंस में उनके पास है, लेकिन वो अकेले नहीं है। तो जाहिर है अगर सरकार के तौर पर कहें 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद कोई सरकार आती है, बड़ी बात है। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी को ही अवसर मिला है। लेकिन अब जिस तरह की चुनौतियां हैं, एक तो चुनौतियां सरकार में होती हैं, आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। जिस तरह के अभी पेपर लीक के मसले हैं, दूसरे ऐसे मसले सामने आए, उसको कैसे निपटेंगे। और उसके बाद जब विपक्ष इस तरह की स्ट्रांग प्रेजेंस लेकर आता है, इस तरह से ज्यादा संख्या में लोग आते हैं, तो उसका भी एक दबाव होता है। तो 3 गुना काम प्रधानमंत्री वैसे भी कह रहे थे करेंगे, वो उनके स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन शायद अब परिस्थितियां भी कुछ इस तरह की है कि कुछ अतिरिक्त काम भी करना पड़ेगा। क्योंकि आपने विपक्षी स्ट्रेंथ की बात की, तो गौतम सर यहाँ पर ये समझना भी जरूरी है कि इस बार हम देख रहे हैं कि एक तरफ शपथ दिलाई जा रही है नए सांसदों को, दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो लगातार लामबंद है और कह रहा है ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर वो सरकार को इस बार घेरने वाले हैं। और जिस तरीके की स्ट्रेंथ नंबर वाइज अगर हम बात करें इस बार विपक्ष को मिली है, क्या यही वजह है कि संविधान का वो मुद्दा जो इस चुनाव में उनके लिए प्रभावी रहा, उसी संविधान को लेकर सोनिया गांधी ने कहा पहले ही दिन कि संविधान बोलेगा? नहीं, एक बात, सुबह ही शुरू में प्रधानमंत्री खुद कहा कि संविधान लेके कि वो याद दिला दिया 1975 जो 25 जून को जो हुआ था। तो इसी से लगता है कि वो दिलाना मतलब कांग्रेस का जो टारगेट किया है, इसीलिए शायद सोनिया गांधी जवाब दिया कि संविधान ही बोलेंगे। मतलब ये संविधान जो मुद्दा बन गया था चुनाव के दौरान, इसलिए ये संविधान का ये मुद्दा के कारण ही 235 सांसद आए हैं विपक्ष के लिए। सबसे बड़ी बात होगा ये देखना है, ये बात सही है, राजनीति अलग जगह है, लेकिन मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं, अपने आप में उनका राजनीतिक जीवन पे बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मानना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि लेकिन कभी उन्होंने कोalition सरकार चलाए नहीं। जो कोalition थे, जो कोalition का मिजाज जो होता है उसको किस तरह से वाजपेयी जी जो चलाते थे, अभी हम देखने के अपेक्षा कर रहे हैं कैसे मोदी जी एक कोalition गवर्नमेंट को, जिसमें अपना पार्टी का बहुमत नहीं है, कैसे सबको लेके चलना है, जिसको आज मैसेज भी दिया है उन्होंने, सबको लेके देश को बनाने के लिए सबका। बिल्कुल सर। और देखिए अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर सांसद शपथ ले रहे हैं। सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो राजनाथ सिंह ने बतौर सांसद शपथ ली है। लगातार लखनऊ से सांसद चुने गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
उन्होंने भी बतौर सांसद शपथ ग्रहण कर लिया। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से शाजिया इल्मी हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया, ये तस्वीरें तो संसद के अंदर से हम देख ही रहे हैं, लेकिन संसद के बाहर भी जबरदस्त हलचल हमें नजर आई, जहां पर ऑपोजिशन के तमाम सांसद संविधान की कॉपी हाथों में लेकर इकट्ठा हुए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है इस बार चैलेंज बड़ा है, बड़े नंबर्स के साथ ऑपोजिशन हमलावर नजर आ रहा है? अब प्रोटेम स्पीकर के चयन को लेकर ही तमाम तरह के विवाद सामने आ गए, कैसे देखती हैं आप? अमित शाह। देखिए, आज इतना शुभ दिन है, आज संसद सत्र का आगाज है 18वें पार्लियामेंट का, और मुझे इस बात को लेकर बस शाजी आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह बतौर सांसद शपथ लेने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं इस सीधी तस्वीर। मैं अमित अनिल चंद्र शाह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो अमित शाह को आपने देखा, उन्होंने भी बतौर सांसद शपथ ले लिया। शाजिया, आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। जी, मैं कहना चाह रही थी, संसद सत्र का पहला दिन है। देखिए, आगाज हुआ है आज, इतना शुभ दिन है पूरे देश के लिए, सब पार्टीज के लिए। और मुझे लगता नहीं कि आज के दिन की शुरुआत भी विरोध प्रदर्शन से करनी चाहिए थी। विपक्ष का बहुत ही ज़रूरी किरदार रहेगा और उनको पूरे फ़र्ज़ के साथ, अपने फ़र्ज़ और कर्तव्य के साथ उसको निभाना चाहिए था। कम से कम आज के दिन जब शपथ हो रही थी, अब आते, शपथ लेते और अपनी बातों को रखते, तो मुझे लगता है ये बहुत ही नकारात्मक शुरुआत विपक्ष की तरफ से हुई है और मुझे लगता नहीं ऐसा होना चाहिए था। देखिए, हर एक जो भी मसला होता है, जो भी समस्या होती है, आप अंदर आकर, क्योंकि आपको चुना गया है, यही आपका काम है और आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं विल ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छा व्यक्त करना ही आपका काम है। मैं आपको ये आपका मैंडेट है। तस्वीरें दिखाना भी शाजिया बहुत महत्वपूर्ण है। नितिन गडकरी इस वक्त शपथ लेने लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो नितिन गडकरी ने सांसद पद की शपथ ले ली है। हमारे साथ शाजिया इल्मी मौजूद हैं, बीजेपी से प्रियंका गुप्ता भी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी से। प्रियंका जी, किस तरह से आप देखती हैं, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले दिन इस तरह का शोर शराबा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, और आप लोगों की तरफ से प्रोटेम स्पीकर के चयन को एक मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की गई। समीर जी, मैं आज देश भर से चुने हुए सांसदों के आज 18वीं लोकसभा में पहुंचने की मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। परंतु एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इस बार तानाशाही नहीं चलेगी संसद में। इस बार संसद नियम के अनुसार चलेगा और नियम ये कहता है कि प्रोटेम स्पीकर अभी तक जितने भी बनाए गए हैं वो सबसे ज्यादा बार चुनकर आए सांसद ही शिवराज सिंह चौहान। मुझे लगता है कि इस बारे में विरोध बनता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि एक अकेला सब पर भारी, इस तरह की सोच और समझ से बाहर निकलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की जो अहंकार है और तानाशाही है वो हटानी पड़ेगी। अब बोलते समय किसी के स्पीकर बंद करने की जरूरत नहीं करनी होगी और आप 150 सांसदों को बाहर निकालना और निलंबित करने का भी जो है हक आपको नहीं दिया। हकीकत ये है कि आज संसद में उन मुद्दों की बात होगी जो जनता के मुद्दे हैं, अग्निवीर जैसे मुद्दे हैं, ट्रेन का पटरी से उतरना मुद्दा है, नीट परीक्षा और लगातार पेपर लीक मुद्दा है, देश की सीमाओं में चीन घुसता चला रहा ये मुद्दा है। इन मुद्दों पर इस बार डिस्कशन होगा और जोरदार ढंग से विपक्ष जनता के मुद्दे देश के सामने लेकर आएगा और देश के मुद्दे ही इस बार संसद में बोलेंगे। इसीलिए आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कहा कि इस बार संविधान बोलेगा क्योंकि जिसका स्पीकर आपने बंद किया था उस पार्टी के
दुगनी सांसद चुनकर आज संसद में पहुंच चुके हैं और दुगनी ताकत के साथ इस बार विपक्ष जनता के मुद्दे संसद में उठाएगा। नहीं, ये तो उम्मीद भी है, देश की उम्मीद भी है कि आप लोगों को इतने अच्छे नंबर्स मिले हैं, 234 के नंबर के साथ विपक्ष तमाम जरूरी मुद्दों पर अपनी आवाज संसद के अंदर बुलंद करे, ये आपसे उम्मीद भी की जाती है। शाजिया से एक जवाब ले लेते हैं, प्रोटेम स्पीकर का मुद्दा जिसका आपने जिक्र किया। शाजिया, बार बार कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से यह बात कही जा रही है कि भाई ये परंपरा रही है, संसदीय परंपरा रही है कि जो वरिष्ठतम सदस्य होता है सदन का उसे ही इस भूमिका को सौंपा जाता है, ऐसा इस बार क्यों नहीं हुआ? देखिए, प्रो टेम यानी कि प्रो टेम्पोर स्पीकर हैं और इस बात पे भी चर्चा की जा सकती थी और हमेशा ये 7 बार जीते हुए हैं, जबकि सीनियर मोस्ट जो है वो 8 बार के जीते हुए हैं। लेकिन इस बात पर चर्चा की जा सकती थी बजाय कि ऑलरेडी इस पर हंगामा हो और ये फ्लैश पॉइंट बने। हर चीज फ्लैश पॉइंट बनने की जरूरत नहीं है, यानी कि एक ऐसा मुद्दा पकड़ लो कि उससे आपको विरोध करना है। हर एक चीज को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा गिव एंड टेक चलता है, लेकिन इस पर आप जानते भी नहीं है उनका क्या रिकॉर्ड है, पहले वो क्या करेंगे भारतीहारी जी का। लेकिन आपको बस किसी तरह से मुखालफत करनी है, विरोध करना है, चर्चा नहीं करनी है, समस्या का समाधान नहीं ढूंढना है, एक दूसरे से बात नहीं करनी है, सिर्फ हंगामा करना है। और एक बार नहीं, कई बार, और ये शुरुआती हंगामे से हुई है। मुझे इसको लेकर बड़ी तकलीफ है। ये प्रो टेम का मतलब है प्रो टेम्पोरे, यानी कि उसको बदला भी जा सकता है अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। क्योंकि इतने दिनों से जब चर्चा हो रही थी तो उसमें कितने सुझाव आए थे, नहीं आए थे। इसलिए अगर ये प्रो टेम भी स्पीकर है तो आप कम से कम ओथ लेकर संसद में जाकर इसके बारे में भी बात कर सकते थे, इस इश्यू को भी आप रेज कर सकते थे। संसद ही तो वो जगह है, संसद के बाहर कोई जगह नहीं, संसद ही वो जगह है, इसीलिए संसद है, इसीलिए आप सांसद हैं। आप भूल गए हैं, आपको बेसिक्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण बात जो है मैंडेट। रवि मिश्रा हमारे सहयोगी शाजिया जी वहीं पर मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त हम तमाम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। संसद सत्र से पहले किस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है, ये तो रवि आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस बीच तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर संविधान की प्रतियां लेकर तमाम इंडिया गठबंधन के दल जो है वो संसद परिसर में इस वक्त मौजूद नजर आ रहा है। रवि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी देखिए, मैं शाजिया को भी सुन रहा था और सीधे तौर पे वो कह रही थी कि पहले दिन तो कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से हो। तस्वीरें आ रही हैं पार्लियामेंट के अंदर की, शपथ ले रहे हैं सभी सांसद एक एक करके, लेकिन एक मौलिक सवाल ये भी है कि आखिर प्रोटेम स्पीकर को लेकर विरोध जताकर विपक्ष को या इंडिया ब्लॉक को क्या हासिल होगा। देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर साफ नजर आ रही हैं। आने वाले समय में जब सदन आगे बढ़ेगा तब देखिए, एक नीट का मुद्दा है जिसको विपक्ष ने पहले से ही पकड़ लिया है और खासकर जो इंडिया ब्लॉक है उसके अलग अलग गठबंधन इसको अलग तरीके से उठा रहे हैं। जैसे नीट के पेपर लीक के मामले में पटना से जो लिंक है, वहां तेजस्वी यादव को टारगेट किया बीजेपी की तरफ से, तो अब आरजेडी ने उसको पर्सनली एक तरीके से ले लिया है और सदन में उनकी आवाज ज्यादा गूंजेगी। 3 आपराधिक कानून है जिसको लाया जाना, उसको लेकर टीएमसी का पहले से ही ऑपोजिशन है। और इसके अलावा देखिए, शेयर बाजार में जो गिरावट आई थी उसको भी बहुत ही शुरुआत में ही कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया था। मतलब साफ है कि यह संकेत देना है प्रोटेम स्पीकर के विरोध के जरिए कि बड़ी ताकत के साथ हम इन मुद्दों पर भी सदन के अंदर उतरेंगे, सवाल उठाएंगे, सरकार को घेरेंगे। ये एक तरीके से कह लीजिए कि शुरुआती आरंभिक प्रिमिटिव शक्ति प्रदर्शन है। ये अपनी ताकत को दिखाने का एक तरीका भी आप कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर की तो जिम्मेदारी स्पीकर की नियुक्ति के साथ ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो शुरुआती संकेत है उसका मतलब यही है कि ये जो कुछ मुद्दे मैंने बताए आपको, जो कि बिल्कुल हाल के मुद्दे हैं, बिल्कुल सामने हैं, सदन के अंदर इनकी आवाज गूंजेगी। और न सिर्फ टोटल इंडिया ब्लॉक बल्कि इंडिया ब्लॉक के अलग अलग जो घटक दल हैं उसको अलग अलग तरीके से उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने उनको अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा है। तो अब ये देखना होगा कि जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो 2 दिन तक कैसे शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलाते हैं, और स्पीकर का जब चयन हो जाएगा तब यहां से लेकर 3 जुलाई तक कैसे सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने अपनी मंशा शुरुआत में ही साफ कर दी है। उनके पास मुद्दे भी हैं और उनके पास इस बार संख्या बल भी है।
बिल्कुल बिल्कुल रवि बने रहे आप हमारे साथ। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, एक और बड़ा सवाल, इस बार नेता विपक्ष कौन होगा? नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से कौन संभालेगा? सीडब्ल्यूसी ने बाकायदा एक प्रस्ताव पारित किया, राहुल गांधी इस भूमिका में रहें, वो ये जिम्मेदारी संभालें, ये उनसे कहा गया, लेकिन अभी तक उन्होंने जवाब दिया नहीं है अपना। तो यह भी अपना देखने में महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस बार नंबर्स हैं। कांग्रेस पार्टी 99 सीट्स के साथ सदन में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। क्या आपको लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपने माता पिता से ही सबक लेना चाहिए और राजीव गांधी और सोनिया गांधी, उनके जो व्यक्तित्व विकास कह लीजिए या जो नेता के तौर पर वो बड़े हुए। अब राजीव गांधी को पहले तो प्रधानमंत्री पद मिल गया था, लेकिन उसके बाद वो नेता विपक्ष के तौर पर भी रहे और सोनिया गांधी भी बाकायदा नेता विपक्ष के तौर पर जब अटल जी की सरकार थी। और कोई भी नेता, इस संसदीय लोकतंत्र में होता क्या है, इस संसदीय लोकतंत्र में आप जब सांसद बनते हैं तो उसके बाद यही तरीके होते हैं। आप अपनी पार्टी में किसी ऐसे महत्वपूर्ण काम में हो, जो संसद की समितियां होते हैं उसमें आपको अपनी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले, सरकार में आपके पास नंबर हैं तो आप प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होता है। ये सब नेता के व्यक्तित्व विकास के क्रम हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन, वो किसी भी सरकार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सरकार की हर नियुक्ति के समय एक महत्वपूर्ण पद में उसका बैठना होता है, उसकी नियुक्ति में उसकी सहमति होती है। अब सहमति, असहमति और सारी चीजों से क्या राहुल गांधी अपने आप को लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर 24/7 संसदीय दायरे में काम करने वाले एक नेता के तौर पर विकसित कर पाएंगे? मेरी ये राय है, मेरी ये सलाह वही है जो सीडब्ल्यूसी की है कि बिल्कुल उनको नेता विपक्ष का पद लेना चाहिए। अगर वो ये पद नहीं लेंगे तो उनके ऊपर जो आरोप लगता रहा कि सब बिना जिम्मेदारी के काम करना चाहते हैं, समस्या गिनाना है, समाधान की तरफ नहीं ले जाना है, तो मुझे लगता है कि अगर वो एलओपी बनेंगे तो ये अच्छा होगा। इस बार गौतम जी, विपक्ष के हाथ कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसकी गूंज हम संसद में सुनने वाले हैं, लेकिन इस बार आपको अगर देखा जाए गठबंधन सरकार की चुनौतियां क्या नजर आती हैं? क्योंकि अब आपकी जवाबदेही केवल विपक्ष के प्रति नहीं बल्कि आपके सहयोगियों के प्रति भी होगी। देखिए, अपने लास्ट में जो कहा मैंने पूरा क्लियर सुन नहीं पाया हूँ। गठबंधन के सहयोगियों के प्रति भी जवाबदेही होगी, केवल विपक्ष के प्रति नहीं। निश्चित तौर पे इस बार तो यह है कि विपक्ष का भी एक गठबंधन है और सरकार सत्ता पक्ष पर ये गठबंधन है, इसलिए दोनों गठबंधन कैसे परफॉर्म करेंगे इसके ऊपर जनता नज़र रखेगी और हम लोग सब देखेंगे। बात है, शुरुआत में एक तस्वीर के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जब वो शपथ ले रहे थे, जैसे कुछ हंगामा का आवाज़ सुनाई दिया जी। आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी साहब जो सब ओथ ले रहे थे। साहब, आप यहीं से बात शुरू कीजिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। इमरजेंसी की बात नहीं, देखो और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं? थैंक यू। जी लाइडी साहब, आप कुछ बात कह रहे थे और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसी का जवाब दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में जिस तरह से इमरजेंसी की याद दिलाई थी, कल 25 जून भी है, उसका भी जिक्र किया था, उसी का जवाब देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने वही कहा कि बिना घोषणा करके यहाँ पे देश में आपातकाल का स्थिति था। हाँ। यही कर रहे थे, इसको याद दिलाने के लिए जहाँ पे महात्मा गांधी का स्टैचू था, जिसको अभी नया जगह पे ले गया, प्रेरणा स्थल, तो इसलिए उसी जगह में खड़े होके वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे आज। तो ये शुरू से ही लग रहा है कि इस बार विरोधी दल इकट्ठा एक साथ इस सरकार को घेरने का तैयारी जबरदस्ती कर रहा है, जो पहले कभी होता नहीं था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ओथ का दिन ही इतना ज़्यादा टकराव का स्थिति पैदा हो गया है। तो ये मैं कह रहा था कि पहले जो अब नितिन गडकरी का ओथ के टाइम में एक मज़ेदार चीज़ दिखाई दिया कि विपक्ष ने भी तालियां बजाई, बहुत शांत रहा सब। तो ये इसका क्या
पहले आपको याद होगा कि नितिन गडकरी के बारे में पिछले बार सोनिया गांधी भी पार्लियामेंट के अंदर तारीफ किया था। तो क्या अपोजिशन का कोई स्ट्रैटेजी है, क्या बीजेपी के अंदर कोई कंफ्यूजन पैदा करने का है? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक सीन आज दिखाई दिया है। ठीक है प्रियंका जी, आपका रुख करना चाहूंगी। ये बात समय समय पर दोहराई जाती है और इसका जिक्र किया जाता है कि 10 साल पहले बात करें या कुछ और पीछे चले जाएं तो हेल्दी डिस्कशंस भी पार्लियामेंट में होते थे, लेकिन हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि शोर शराबे की भेंट पार्लियामेंट का हर सेशन चढ़ जाता है और ज़रूरी मुद्दों पर जो जवाबदेही तय होनी चाहिए, ज़रूरी मुद्दों पर कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। क्या इस बार वो हम देखेंगे? देखिए प्रतिमा जी, इस बार नियम के तहत अगर गवर्नमेंट नहीं चलेगी तो उसका विरोध भी होगा और विरोध की शुरुआत आज हो चुकी है, चाहे वो प्रोटेम स्पीकर को लेकर हो और चाहे मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से डिप्टी स्पीकर का जो पद होता है लगातार पिछले 2 टर्म में वो विपक्ष के एक नेता को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया गया, पर इस बार वो भी हो। हकीकत ये कि इस बार जनता के मुद्दे गूंजेंगे और जनता संसद में चुनकर सांसदों को इसीलिए भेजती है कि वहाँ जनता के मुद्दे गूंजे। अगर वहाँ तानाशाही चलेगी, अगर वहाँ अहंकार चलेगा तो उसका विरोध भी होगा और उसके बाद उसका जो है पूरी तरीके से खंडन भी किया जाएगा। इससे पहले जब नोटबंदी की गई, इससे पहले जिस तरह से कृषि कानून लाए गए, मैं पूछना चाहती हूँ कौन सी समिति में उसका डिस्कशन हुआ? उन सारे डिस्कशन नहीं हुए, प्रवर समिति में ऐसी कोई मीटिंग में नहीं हुई। तो इन सारी चीजों का नतीजा इस बार देश ने भी देखा और मैं समझती हूँ कि इस बार पूरी तरह से विपक्ष हावी रहेगा और जनता के मुद्दों पर। प्रियंका जी, आप डिप्टी स्पीकर पद का जिक्र कर रही हैं, अभी थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष के पद पर कौन होगा इसका जिक्र हो रहा था। सीडब्ल्यूसी ने तो प्रस्ताव पारित कर दिया। 2014 में 44 सीटें आई कांग्रेस पार्टी की और 2019 में 52, तो नेता प्रतिपक्ष तो कोई बन ही नहीं पाया। इस बार आपके पास मौका है, राहुल गांधी तैयार है ना? देखिए, इस देश में जब देश आजाद हुआ था तो पहली लोकसभा भी हुई थी, तब भी बहुमत नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन मंत्री भी बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को और उसके साथ में डिप्टी स्पीकर का पद भी दिया गया। तो हकीकत ये है कि परंपराएं चलती चली आ रही थी, पर उन परंपराओं को तोड़ने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्योंकि वो अहंकार में चूर थी और उसका अहंकार। सवाल नेता प्रतिपक्ष को लेकर था। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर पूरी तरीके से चाहे सीडब्ल्यूसी और चाहे जरूरी है, आप एक तरह से आप बार-बार एक नाम है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही आपको वो सूचना आधिकारिक रूप से मिल जाए। शाजिया, आप जवाब दीजिएगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है संसदीय परंपरा तो यही कहती है कि यहाँ पर डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष के पास होना चाहिए। देखिए, नेता प्रतिपक्ष की भी बात कर रही थी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि राहुल गांधी बहुत इसके लिए या तो प्रतिबद्ध हैं किसी भी तरह से, क्योंकि अब तक उसका, मैं खत्म कर लूं अपनी बात को, तो अब तक उसका ऐलान हो गया होता। तो वो बस चाहते हैं बिना जिम्मेदारी के, कभी कभार सीजनल पॉलिटिशियन की तरह आए गए, कुछ कहा चले गए। कम से कम ये उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। जहां तक बात है प्रो टेम स्पीकर की, ये चर्चा भी अंदर संसद में हो सकती थी। अभी आपके संवाददाता ने बहुत ज़रूरी बात कही और उसको कहा कि इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। अब मेरा यही सवाल है, क्या इन्हीं मुद्दों की बात अंदर नहीं हो सकती थी? लोग देख रहे हैं, सारे छात्र कम्युनिटी देख रही है कि इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा है इस वक्त, और संसद के जो एक ऑपोजिशन है, बजाय ये कि वो अंदर आकर इस ज्वलंत मुद्दे पर बात करे, समाधान दे, मिलकर योगदान करे, क्या कर रहा है वो विपक्ष? बाहर प्रदर्शन अपने जिद को लेकर। वो जिद के भी आसपास रास्ता निकाला जा सकता है, उसमें भी गुंजाइश है, लेकिन नहीं, ये दुनिया देख रही है कि कितना नकारात्मक रवैया है, बावजूद इसके कि उनके अच्छे खासे नंबर्स आए। मुझे लगता है ये कहना बहुत जरूरी है। तो कांग्रेस बेफजूल जिद कर रही है, ये आप जिक्र कर रहे हैं, और जिस मुद्दे पर ये पूरा विरोध हो रहा है उसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर, दरअसल कांग्रेस के विरोध को लेकर बड़ी खबर है। TV9 से बोले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, संविधान की मर्यादा तोड़ी जा रही है। तो मनीष तिवारी का ये बड़ा बयान आया है। प्रोटेम स्पीकर का मामला गरमाया हुआ है और इस बीच उन्होंने कहा है कि संविधान की मर्यादा को तोड़ा जा रहा है। मनीष तिवारी जी हैं। सर, आज के विरोध का मुद्दा क्या है? देखिए, ऐसा है कि हम सबने संविधान को बचाने के लिए अग्रसर होकर चुनाव लड़ा है, और जो संसद की परंपरा है वो कहती है कि जो 8 टर्म के जीते हुए MP हैं सुरेश जी, उनको प्रोटेम स्पीकर होना चाहिए था। तो हमारा सिर्फ विरोध इस बात पे है कि जो संसद की
मर्यादाएं और परंपराएं हैं उनको भंग नहीं किया जाना चाहिए। आपके हाथ में संवैधानिक कॉपी भी है। हमने तो ये सारा चुनाव ही संविधान को बचाने के लिए लड़ा है। सरकार का ये तर्क है कि जो भर्तृहरि मेहताब है वो लगातार 7 बार रहे हैं, जबकि के सुरेश जिनकी बात आप कर रहे हैं उनका जो भले 8 बार के सांसद है लेकिन उनका ब्रेक हो गया था टर्म। ऐसा है कि जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल की वो बात कर रहे हैं उस तर्क में बिल्कुल कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि बात साफ है कि 8 टर्म का मतलब 8 टर्म। 8 टर्म मतलब 8 टर्म, ये कहते नजर आ रहे हैं मनीष तिवारी, चंडीगढ़ से सांसद इस बार चुनकर आए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये तो एक मुद्दा सीधे तौर पर नजर आ ही रहा है। कांग्रेस पार्टी जोर शोर से कह रही है, पूरा इंडिया गठबंधन कह रहा है कि के सुरेश को ही ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी प्रोटेम स्पीकर की। लेकिन आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, प्रियंका जी ने जब कुछ बात कही तो आप हाथ उठा रहे थे, कुछ ऐड करना चाह रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए समीर जी, सबसे पहले तो ये कि कांग्रेस के नेता देश को लगता है, ये समझते हैं कि उनको कोई जानकारी नहीं होगी। आज के समय में सब कुछ 2 मिनट लगता है, 30 सेकंड में सब सामने आ जाता है। पहली लोकसभा में एम.ए. अयंगर डिप्टी स्पीकर थे जो कांग्रेस के ही सदस्य थे, कोई विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया था, नंबर 1। नंबर 2, ये जब हम कहते हैं कि क्या विपक्ष के नेता को कैबिनेट का दर्जा भी कब मिलना शुरू हुआ, वो मुझे जहां तक ध्यान में है जनता पार्टी की सरकार के बाद मिलना शुरू हुआ। गौतम जी हैं, उसको भी दुरुस्त करेंगे। जो परंपरा की बात है, कोई ऐसी रूल बुक नहीं है जो कहती हो कि कितने बार का सांसद बनेगा। यह भी एक झूठ लगातार बोला जा रहा है। दुर्भाग्य से ये झूठ मतलब लंबे समय से संसदीय जीवन में जो लोग हैं वो भी बोल रहे हैं। और आज तक के इतिहास में न तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, न ही प्रोटेम स्पीकर पर कभी विपक्ष ने इस तरह की स्तरहीन बहस शुरू की है जो आज ये तो आप क्या कह रहे हैं, मतलब संसदीय परंपरा नहीं रही है कि वरिष्ठतम सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए? कोई परंपरा नहीं, सरकार तय करती है। एक अपने आप जिसको कहते हैं ना कि भाई ठीक है, वो सबको शपथ दिलाएंगे, राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं, तो एक कह दिया जाता है कि जो सबसे वरिष्ठ होंगे उनको किया जाए। और आपने भी जिक्र किया, ये सबको पता है कि पहले भी जो विपक्ष में नेता थे वो सबसे वरिष्ठ, तो उनको नहीं बनाया गया, और कांग्रेस के लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, प्रियंका जी आपका जवाब। देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मंत्री नहीं बनाया गया था, उस बात से भी इनकार कर दीजिए आप बैठकर यहाँ पर। ये तो खैर देखिए आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किस चश्मे से देखते हैं। लेकिन संसद भवन में जो भी हो रहा है, अगर वो नियम के अनुसार हो रहा है तो विपक्ष के इतना डर क्यों लग रहा है? अभी बैठकर यहाँ पर सादिया इल्मी जी कह रही थी कि बड़े बड़े मुद्दे उठाने हैं। इनको भी लग रहा है कि अब अपनी सरकार पर भरोसा नहीं रह गया, पर विपक्ष पे ज्यादा भरोसा है ताकि ये बड़े मुद्दे उठाए जाए संसद में। दूसरी बात इन्होंने कहा, जब स्पीकर आपने चुन लिया है प्रोटेम स्पीकर, उसके बाद हम क्या आपसे डिस्कशन करेंगे? डिस्कशन तो उस समय होता है जब आप चुन रहे हो, या आपने किसी से कोई जो है सलाह मशवरा किया हो, या आपने कोई मीटिंग बुलाई हो। जब सारी चीजें आप अकेले डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद विपक्ष की क्या भूमिका रह जाएगी? विपक्ष के पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि वो अपनी आवाज चाहे संसद के अंदर उठाए चाहे संसद के बाहर। प्रोटेम स्पीकर पर आज तक कोई कभी सहमति या विरोध, इसकी बात आज तक हुई ही नहीं, पहली बार हो रही है। नहीं, आप पहली बार हुआ है तो पहली बार होगी ना, इससे पहले हुआ भी नहीं। कैसे पहली बार हुआ? तब प्रियंका जी, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह कहा ना कि भर्तृहरि मेहताब जो हैं वो निरंतर सांसद बने। के सुरेश बीच में 1998 और 2004 में सांसद नहीं बने थे, निचले सदन के सदस्य के तौर पर उनका चुनाव नहीं हुआ था, ये वजह थी। वो सबसे ज्यादा बार चुने हुए सांसद हैं, वो 8 बार सांसद रह चुके हैं। और इस समय जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया वो सिर्फ 7 बार के सांसद हैं। तो आप सिर्फ 7 बार समझ सकते हैं कि क्या अंतर है। अगर कोई चीज संसदीय परंपरा है तो उसको परंपरा ना कह देने से काम थोड़ी चल जाएगा। लगातार जो चीजें फॉलो होती चली आ रही हैं, आप उसको परंपरा नहीं कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे आप? ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। तो मुझे लगता है कि परंपरा नई बनाई जा रही है, और नई परंपरा बनाने का बताइए गौतम लाहिड़ी साहब, गौतम लाहिड़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, संसदीय परंपरा रही है या नहीं रही है, इसी को लेकर अब अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई परंपरा ऐसे कुछ तो नहीं है, लेकिन कभी भी कम समय का सांसद भी प्रोटेम स्पीकर बना है। वो उदाहरण, बात यह है कि बात वो नहीं है, बात सीरियसली है। संसद को चलाना अगर होता है तो इसलिए कोई यूनिलैटरल कोई डिसीजन थोपना नहीं चाहिए आज का दिन में, आज का स्थिति में। क्योंकि पिछले 2 जो सरकार बने थे 14 और 19 में, इतना भारी बहुमत में सरकार चला है। इसके बाद बहुत दिन बाद एक त्रिशंकु लोकसभा बन गया,
इसके लिए आपको कॉन्सेंसस का बात जो प्रधानमंत्री शुरू में सुबह कहा कि सहमति चाहिए, ये सहमति होता है तो बातचीत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो बातचीत पहले से ही बंद है जी। विपक्ष के साथ कोई बातचीत करना सबसे ज्यादा मैंने अच्छा लगा। जब और पक्ष विपक्ष के बीच ये जो बड़ा गैप है, ये जो हाइटस है, इसे खत्म करने की भी जरूरत है ताकि सार्थक बातचीत हो सके। लेकिन प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर जिस तरीके से विवाद हो रहा है उस पर विपक्षी नेताओं का क्या कहना है, जरा इसे भी सुनिए। This is not anything against the personality. You have a senior most member who coming from the grassroots level, suffering all the pains and agony of the social evils. You have a member, eighth term member. And what is the disqualification of him not making as a pro tem speaker? This is also a clear mindset of, this is also a clear show of BJP mindset. Therefore, we don't want to cooperate with that. पुरानी परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं का निर्वहन सरकार को करना चाहिए, लेकिन ये सरकार मनमानी कर रही है। पहले भी इन्होंने मनमानी की है और मुझे लग रहा है कि जनता सब कुछ देख रही है। हमारे देश की परंपराओं का, संविधान की व्यवस्थाओं का अगर उनसे कोई खिलवाड़ करेगा तो जनता उनसे हिसाब करेगी। तो देखिए, पूरा विपक्ष एक मत होकर यह आरोप लगा रहा है कि संसदीय परंपराओं का पालन नहीं किया जा रहा है और सरकार मनमानी कर रही है। वहीं संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल आपातकाल के 50 साल पूरे हो जाएंगे। लोगों को किस तरह जेलों में बंद किया गया, 50 साल पहले लोकतंत्र के ऊपर काला धब्बा लगाने की कोशिश हुई। अब कोई आपातकाल नहीं लगा सकता। 25 जून का दिन ना भूलने वाला दिन है, इस बात का जिक्र किया है पीएम मोदी ने। सुनिए। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था।